नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। आज फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय राज्य मंत्री छत्तीसगढ़ पहुंचे। उन्होंने यहां पर एक सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद माइंस का दौरा भी किया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा की और विभिन्न विषयों पर सवालों के जवाब दिए। तो उनका एक कार्यक्रम है, तो इस दृष्टि से मेरा जाना हुआ और फिर साथ में जहाँ पर हमारा माइंस है उसी कैंपस के अंदर उससे लगा हुआ क्षेत्र में, तो दोनों हमारे काम है, एक तो माइंस का विजिट और दूसरा एक सामाजिक कार्यक्रम। और ऐसे भी रायपुर छत्तीसगढ़ मेरा आना तो होता ही है, यहाँ से जाना भी होता है। मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी जाता हूँ तो बहुत बार मैं यहाँ से भी निकल करके ही जाता हूँ, क्योंकि कवर्धा से लगा हुआ क्षेत्र है। और इधर आप देखें तो डिंडोरी जिले का भी आपका ये पंडरिया क्षेत्र है, इसका बॉर्डर एरिया पड़ता है। तो इस दृष्टि से कोई ऐसे आना जाना लगा ही रहता है और क्या। इधर फग्गन सिंह कुलस्ते का दौरा हुआ, वहीं भूपेश बघेल ने सीधा सवाल कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्मांतरण और सांप्रदायिकता पर बात करती है। दंगे भड़काने का काम, समाज में जहर घोलने का काम ये आज़ादी के पहले से करते आ रहे हैं और अब भी ये लोग यही कर रहे हैं। तो इनकी मास्टरी है छत्तीसगढ़ में। यहाँ किसान हो, चाहे आदिवासी हो, अनुसूचित जाति को हो, महिलाएं हैं, नौजवान हैं, व्यापारी हैं, उद्योग जगत है, सब में लगातार वृद्धि हो रही है। अब इनको ये बर्दाश्त हो नहीं रहा। छत्तीसगढ़ में 15 साल की सरकार थी, कभी छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ाने का काम इन्होंने किया नहीं, कभी राम वनगमन पथ बनाने की इन्होंने सूध नहीं ली, कभी इन्होंने तीजा पोरा, हरेली की छुट्टी, विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी, छठ की छुट्टी इन्होंने कभी घोषित नहीं किया। ये कभी उसमें शामिल भी नहीं होते रहे, केवल भड़काने का काम, राम नाम जपना, पराया माल अपना, इस सिद्धांत पे चलते रहे हैं। और अभी जिस प्रकार से घटनाएं कर रहे हैं वो लगातार एक्सपोज होते जा रहे हैं। वहीं इस पर पलटवार करते हुए फग्गन सिंह कुलस्ते का कहना है कि कौन क्या सोचता है ये उसकी बात है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी सभी को समान रूप से देखती है और समान रूप से विकास करने की बात करती है। देखिए, अब ये इनकी स्वतंत्रता है, वो क्या बोले भूपेश बघेल। आज देखिए, जहाँ तक केंद्र का सवाल है, मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, और जब हमारा 1998 में जब सरकार बनी, उस समय भी मैं सरकार में काम किया। मैंने बहुत नज़दीकी से देश को भी देखा और छत्तीसगढ़ को भी देखा है। आज मैं कह सकता हूं, ट्राइबल सेक्टर के अंदर अन्य सेक्टर हैं, आज पूरे हिंदुस्तान में कनेक्टिविटी के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस काम को अटल जी ने प्रारंभ किया, उस लाइन पे आज आगे बढ़ रहे हैं। शायद कभी देश में कल्पना लोगों ने नहीं किया कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर कनेक्टिविटी को जोर दिया जाए। वहाँ से इसकी शुरुआत हुई और मैंने उस समय भी आईटी के बारे में, नॉर्थ ईस्ट के बारे में, पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है उनके बारे में, और बाकी जो ट्राइबल रीजन्स के बारे में, एजुकेशन के बारे में हमने बहुत काम प्रारंभ किया। और मुझे लगता है कि आप 10 साल अगर बीच में ये जो गैप हुई, यूपीए की सरकार, कांग्रेस की सरकार, मनमोहन, ट्राइबल सेक्टर के सारे काम उनने बंद कर दिया। आज एकलव्य आदर्श विद्यालय की कल्पना हमने उस समय प्रारंभ किया और 10 साल में कोई विद्यालय नहीं आए। आप सोच सकते हैं कि आज मेडिकल कॉलेजों की स्थिति, उसकी सीट को बढ़ाना, अपग्रेडेशन करना, आज बहुत बड़ी संख्या में हेल्थ सेक्टर में हमने काम प्रारंभ किया है, शायद कभी देश में लोगों ने सोचा भी नहीं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस प्रकार के सोच को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि पारदर्शी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर काम अगर हो रहा है, कोई भी राज्य सरकारें हो, हमने कभी किसी प्रकार का कोई भेदभाव भी किसी राज्य सरकार से नहीं किया। सरकार ने अगर पैसा दिया है तो उसका हिसाब तो राज्यों को देना पड़ता है कि भाई आप पहले हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का उसका हिसाब दीजिए, दूसरा इंस्टॉलमेंट ले जाए। तो एक व्यवस्था है संघ और राज्यों का, तो हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के साथ हमेशा मिलकर के काम करना पड़ता है और आम जनता की चिंता करना चाहिए। गाँवों को जोड़ने का काम प्रधानमंत्री उस समय अटल जी ने शुरू किया
आज लगभग गांव जुड़ गए। बिजली के बारे में सोचा तो सारी व्यवस्थाओं के बारे में, और आज पूरे दुनिया में, आज भारत के बारे में आप कहें तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ गए। और एक ऐसा नेतृत्व भारत को मिला है, वास्तव में शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इतना दुनिया में आज नरेंद्र मोदी जी के बारे में लोग बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से हिंदुओं को मार मार कर भगाया जा रहा है। बिहार, छत्तीसगढ़ के लेबर वहां से वापस आ रहे हैं, जिसको लेकर के प्रदेश सरकार काफ़ी चिंतित है। उन्होंने उसके वापसी के लिए भी इंतजाम करने की बात कही है। वहीं इस पूरे प्रकरण के लिए भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि उनकी योजना और नीति ही ऐसी है जिसकी वजह से ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। निश्चित रूप से केंद्र सरकार जिम्मेदार है। वो लोगों ने कहा था कि नोटबंदी करेंगे तो आतंकवाद और नक्सलवाद की कमर टूट जाएगी। उसके बाद उन्होंने कहा 370 हटा देते हैं, वो भी हट गया। तो सारे चीज़ हटाते गए, उसके बाद भी आतंकवाद वहाँ पनप रहा है। वहाँ हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, वहीं आम नागरिक भी टारगेट में, मजदूर टारगेट में। तो ये कंट्रोल नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि भारत सरकार की जो नीति है कहीं न कहीं उसमें कमी है, उसकी सोच में कमी है। राइस मिलर्स की समस्याओं को लेकर के भूपेश बघेल ने कमेटी का गठन किया था। वहीं उनकी समस्याओं को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसके बाद धरना प्रदर्शन रुक गया था। वहीं इस मामले को लेकर के अब आने वाली 15 तारीख के बाद से कुछ बात बढ़ने की बात कही जा रही है। वहीं उनका कहना है कि लगातार इनसे चर्चा की जा रही है। देखिए, उस दिन भी मैं तभी राइस मिलर से भी बात किया, अधिकारियों से भी बात किया, पत्र भी लिखा है और समय भी खाद्य मंत्री ने लिया है। अब समय मिलेगा तो राइस मिलर को लेके जाएंगे, वहाँ बात करेंगे। आखिर भारत सरकार के अनुमति से सारे लोग उतना राइस मिल लगाए हैं और लगातार वो प्रोडक्शन कर रहे थे। अब अचानक आप कहते हैं कि उतना चावल हम नहीं लेंगे, तो ये राइस मिलों को क्या होगा। और छत्तीसगढ़ में हमारे 2/3 जो चावल है, धान है, वो उष्णो क्वालिटी के हैं। हाइब्रिड जो है वो उष्णो क्वालिटी में आ रहे हैं। तो उसका खामियाजा न केवल राइस मिल वाले भुगतेंगे, बल्कि शासन भी और किसान भी उसका नुकसान उठाएंगे। पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू ने आज पत्रकारों से चर्चा की है। उनका कहना है कि मौजूदा सरकार में संशय की स्थिति बनी हुई है और इस वजह से धान खरीदी की घोषणा नहीं हो रही है। दूसरी ओर बरसात की वजह से किसानों के सामने धान के रखने की समस्या भी खड़े हो रही है, जिसको लेकर के उन्होंने प्रदेश सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। किसानों ने अपने खेत में जो फसल एक प्रकार से कीट प्रकोप से काफ़ी दुष्प्रभाव से प्रभावित है, उसको देखते हुए और बेमौसम बारिश को देखते हुए कटाई चालू कर दिया है। महामाया जैसे धान की कटाई चालू हो गई, 1010 की धान कटाई चालू हो गई। अब किसान उसको कहाँ रखे, ये उसकी चिंता है। और प्रदेश सरकार एक प्रकार से पूर्णतः अस्थिर है। उनके अधिकारीगण, प्रशासन और जिला स्तर पे जितने अधिकारी हैं वो सब पेशोपेश में है कि ये सरकार में नेतृत्व परिवर्तन होगा तो कब होगा, और आने वाला जो नेतृत्वकर्ता होंगे वही धान खरीदी की घोषणा होगी, उनके द्वारा होगी कि नहीं होगी। इस तरीके से अस्थिरता के दौर में धान खरीदी का मामला अटका हुआ है। हमारी मांग है कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई और त्वरित निर्णय होना चाहिए। ये सरकार इसके लिए तुरंत घोषणा करे। रायपुर से CTV7 के लिए भीमराव की रिपोर्ट। कांग्रेस के असंतोष रखने वाले बागी विधायक जो कि परास्त हो चुके थे, उन्होंने G15 नाम से अपना एक संगठन तैयार किया है और इसको लेकर के हाल ही में एक निजी होटल में बैठक भी रखी गई। उन्होंने एक फार्मूला तैयार किया है और कांग्रेस को दिया है कि उन्हें फिर से टिकट दी जानी चाहिए ताकि वो एक अच्छा परिणाम ला सके। वहीं इस विषय पर बोलते हुए संचार प्रभारी सुशीलानंद शुक्ला का कहना है कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और यहाँ सभी को बोलने का अधिकार है। उन्होंने हालांकि ये बातें मीडिया में रखी हैं, लेकिन फिर भी इसे पार्टी फोरम में रखा जाएगा क्योंकि इस पर लोकतांत्रिक विचारों के तहत चर्चा की जानी है और सभी के विचारों का यहाँ पर स्वागत है। 2018 के विधानसभा चुनाव में जो सफल नहीं हुए थे ऐसे प्रत्याशियों ने एक बैठक की थी। कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी है, कुछ उनकी अपनी समस्याएं हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से, संगठन अध्यक्ष जी से मिलकर बताएंगे। निश्चित तौर पर उनकी समस्याओं का जो यथोचित निराकरण है वह किया जाएगा और हर व्यक्ति को अपनी बात करने का अधिकार है। पार्टी फोरम पे और लोकतांत्रिक तरीके से अनुशासन के साथ कोई भी कांग्रेस पार्टी में अपनी बात रख सकता है और इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों से अलहदा है, क्योंकि हमारे यहाँ सबको अपनी बात रखने का अवसर मिलता है और सब
खुले मन से अपनी बात रख सकते हैं। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का असर अब सब्जी बाजार में भी नजर आने लगा है। टमाटर 70 से 80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकने लगा, वहीं प्याज अब 40 से 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। मुनगा, जिसे स्थानीय उत्पाद कहा जाता था, उसकी कीमत भी अब 100 रुपए किलो के आसपास पहुंच गई है। बाजार में सब्जी की कीमतों में आई इस उछाल की वजह से लोगों की रसोई में फर्क पड़ते जा रहा है। हालांकि व्यापारियों का कहना है कि जब तक पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर थी तब तक उनकी कीमतें भी स्थिर थीं, लेकिन जैसे ही इनकी कीमतें बढ़ी हैं, हर सब्जी की कीमत में इजाफा होने लगा है, क्योंकि दूर से आने वाली सब्जियों के भाड़े में अब डीजल की बढ़ोतरी भी जुड़ जा रही है, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ते जा रही हैं। उन्होंने CTV7 से चर्चा करते हुए इसके दूसरे कारणों पर भी प्रकाश डाला। सब्जियों का रेट जैसा देखो, हर साल की तरह छत्तीसगढ़ में सब्जी की आवक कम होती है इस महीने में। इसके वजह से भी रेट घटते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे बड़ा कारण सब्जियों का रेट बढ़ने का है डीजल पेट्रोल। जैसे जैसे डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ता जाएगा, सब्जियों का रेट में कोई कमी नहीं आनी है। यहाँ मंडी तक पहुँचे तक जो भी गाड़ी के पहले चार्जेस होता था वो पहले कम होता था, और डीजल पेट्रोल के बढ़ने की वजह से बढ़ता जा रहा है। इसके वजह से सब्जियों का रेट और बढ़ता जा रहा है, और ये कम होने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है जब तक डीजल पेट्रोल का रेट कम नहीं होगा। सब्जियों का रेट क्या चल रहा है? क्या सब्जियों का रेट अभी चल रहा है, टमाटर आप होलसेल में अगर लेने जाओगे तो कम से कम 55 से 60 रुपये है। 1200 से 1300 रुपये कैरेट है, जो कि 25 किलो का होता है। और रिटेल में लेने जाओगे आप 70 रुपये से 80 रुपये हैं। थोड़ी लो क्वालिटी का आपको कम रेट में मिलेगा। कैप्सिकम हो गया, शिमला मिर्ची, टोटल अभी बाहर से आ रहा है, तो ट्रांसपोर्ट चार्ज बिल्कुल डबल हो गया है। उसके वजह से शिमला मिर्ची वगैरह हो गई है 90 रुपये से 100 रुपये किलो रिटेल में, होलसेल में 70 से 80 रुपये किलो है। CTV7 के लिए रायपुर से भीमराव की रिपोर्ट। नक्सली आतंकवाद को लेकर के माओवादियों की मौत पर एक प्रदर्शनी लगाई जा रही है। ये 3 दिवसीय प्रदर्शनी है जो राजधानी रायपुर में लगाई जाएगी। आज इसको लेकर के एक पत्रकार वार्ता रायपुर के प्रेस क्लब में आयोजित की गई। नक्सली आतंकवाद निराकरण से संबंधित माओवाद की मौत में 3x5 आकार के 160 फ्लैक्स पोस्टर की 3 दिवसीय प्रदर्शनी 22 से लेकर के 24 अक्टूबर तक महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर स्थित आर्ट गैलरी में आयोजित की जा रही है। इस प्रदर्शनी में विगत 30 वर्षों में नक्सली आतंकवाद से संघर्षरत कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के शहीद नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और CRPF व पुलिस जवान व शासकीय सेवक, ग्रामीण, आदिवासी तथा नागरिकों की स्मृति में आयोजित की जा रही है। इस प्रदर्शनी में कार्ल मार्क्स से कम्युनिस्ट सिद्धांत, विशेषकर वर्ग संघर्ष व इतिहास की आर्थिक व्याख्या की समालोचना की गई है। लेनिन, स्टालिन, माओत्सुंग, मार्शल टीटो, हो ची मिंग, फिडेल कास्ट्रो व चे गुवेरा की कम्युनिस्ट क्रांतियों की विवेचना भी इसमें की गई है। आपको बता दें कि पहली दफा है जब इस तरह के विचारों को लेकर के कोई व्यक्ति संघर्ष कर रहा है। ये टी राम भारती हैं, जो कि एक इतिहासकार हैं, और वो चाहते हैं कि इस तरह की समस्या का स्थायी रूप से समाधान हो, क्योंकि कोई भी सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं है, न कि भाजपा सरकार और न ही कांग्रेस की सरकार। दोनों के लिए एक प्रकार से कहा जाए तो नक्सली आतंकवाद एक दुधारू गाय के लिए है, क्योंकि इसके लिए अतिरिक्त फंड मिलता है और इसी फंड की बंदर बांट होती है। उन्होंने CTV7 से चर्चा करते हुए प्रदर्शनी के संबंध में जानकारियां दी। मतलब पूरे कम्युनिस्ट पार्टी का पूरे आंदोलन, पूरा उनका जो आइडियोलॉजी है उसमें पूरा उसका इतिहास तो शार्टली आम जनता को मालूम हो सके शार्टली। और कार्ल मार्क्स के जो साम्यवादी सिद्धांत है उसके 2 सिद्धांत तो बहुत दार्शनिक है और एक व्यापारिक सिद्धांत है। 2 सिद्धांत, इतिहास की आर्थिक व्याख्या और वर्ग संघर्ष, ये 30-40% ठीक है, बाकी वो गलत है। वो उसकी मैंने पूरा उसको ये किया, एक दुनिया की यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में उसके बारे में लिखा गया है, मतलब उसकी आलोचना में है ना। और मैंने उसमें आलोचना को मैंने अपने भारत के संबंध में और विश्व इतिहास के संबंध में और छत्तीसगढ़ के संबंध में उसको काटा है, उन सिद्धांतों को मैंने। और जी सर, प्रदर्शनी में क्या कुछ खास रहेगा? ये सर 160 पोस्टर्स है, उसमें आम जो जनता है, आम पब्लिक, विद्यार्थी वगैरह, तो वो उनको पूरे इन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और ये कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास का ज्ञान हो, ये इसका मतलब एक उद्देश्य है। ब्यूरो रिपोर्ट CTV7। हमें आपको बताते हुए अत्यंत हर्ष महसूस हो रहा है कि CTV7 का प्रसारण प्रदेश के विभिन्न केबल नेटवर्क पर किया जा रहा है, साथ ही साथ इसका प्रसारण YouTube में भी किया जा रहा है। और अगर आप इसे YouTube पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आप अपने क्षेत्र की एजेंसी लेना चाहते हैं तो हमें इन नंबरों पर संपर्क करें।
फिलहाल इतना ही। नए नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक दें अनुमति। नमस्कार।